नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो आप 10 से 15 मिनट के बीच में आप 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो मानव रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, ये क्या है? तो ये एक संयोजी ऊतक है। ये पूछा भी गया है कि रक्त एक क्या है, तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। और यानी कि संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो सकते हैं भाई, टिश्यू है, संयोजी ऊतक है या फिर कोशिका है, ये ऑप्शन में हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रक्त क्या एक संयोजी ऊतक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? सेकंड क्वेश्चन बनता है रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय है या अम्लीय है? तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय विलयन है। यानी कि जो रक्त है वो क्षार है और इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। तो ध्यान रखना है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में, रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। नेक्स्ट देखो, और एक मनुष्य में एक औसत रक्त कितना होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। तो ध्यान रखना है औसत जो रक्त होता है मनुष्य में वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो तीनों जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक संयोजी ऊतक है और रक्त एक क्षारीय विलयन है और क्षार का जो पीएच जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से अधिक हो, वो क्या हो जाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से क्या हो? कम हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अम्ल, एसिड कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं बेस। तो ध्यान रखना है पीएच मान कितना है ब्लड का? 7.4। और एक शरीर में, स्वस्थ शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 to 6 लीटर। तो ये तो कुछ बेसिक्स जानकारी थी ब्लड के बारे में। अब जो ब्लड है वो कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया है? तो ब्लड 2 पार्ट्सों से मिलकर बना होता है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु को बोलते हैं ब्लड कॉर्पस। तो रुधिराणु जो होते हैं और प्लाज्मा, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त का 60% जो भाग है वो कौन सा होता है? वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और 40% भाग कौन सा होता है? रुधिराणु होता है। अगर रक्त 2 पार्ट्स में विभाजित है, 60% और 40%। 60% कौन सा रहेगा? प्लाज्मा रहेगा, और 40% कौन सा रहेगा? आपका रुधिराणु रहेंगे। अगर यहाँ पे बात करें प्लाज्मा के 60% में 90% क्या होता है? जल होता है, और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है, और कुछ अन्य विटामिन्स होते हैं, कुछ अन्य खनिज लवण होते हैं, कुछ अन्य मटेरियल्स होते हैं रक्त में। तो ध्यान रखना है 90%, सबसे ज़्यादा जो भाग है प्लाज्मा का वो क्या है? जल है। कितना परसेंट है? 90% है। और प्रोटीन कितना परसेंट है? 7% है। अगर प्लाज्मा के कार्यों की बात करें, प्लाज्मा क्या क्या काम करता है, तो इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा का जो काम है वो क्या है? पचे हुए भोजन व हार्मोन्स का संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो जो भी भोजन पचा हुआ हो या जो हार्मोन्स होते हैं शरीर के, उनका जो संवहन है, संवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाता है, वो कौन ले जाता है? प्लाज्मा ले जाता है। तो ये प्लाज्मा के कार्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो रुधिराणु क्या होता है? जो रक्त का 40% भाग है वो क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाता है। और रुधिराणु 3 पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं। एक लाल रक्त कणिकाएं, सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं, और थर्ड है प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ये होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो आरबीसी का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो इरेथोसाइट्स। क्या है? इरेथोसाइट्स। तो पूछा गया भाई इरेथोसाइट्स किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं को या डब्ल्यूबीसी को अन्य नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स। ध्यान रखना है लाल रक्त कणिकाएं हैं इरेथोसाइट्स और श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थर्म्बोसाइट्स। तो तीनों नाम ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं भाई।
आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट देखो, अब आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे हम। आरबीसी, तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। एक इसका अपवाद है ऊट। ऊट में क्या पाया जाता है, ऊट के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ पे किया जाता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। और इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है, 20 से 120 दिन। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आरबीसी का जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो कितना होता है, 20 to 120 डेज। और आरबीसी की जो मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत व पलिया में, और इसीलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यकृत और पलिया को। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो आरबीसी के जो काम है, आरबीसी क्या काम करता है, तो शरीर की हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है, तो आरबीसी क्या करता है, उस ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालता है। आरबीसी का ये मुख्य काम है। और आरबीसी की जो संख्या है, वो किससे मापी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। तो हीमोसाइटोमीटर क्या लिख लिया आपने अपनी कॉपी में, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो वो रोग होता है एनीमिया। ध्यान रखना है, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा आपको, एनीमिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, या डब्ल्यूबीसी के बारे में, या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, केंद्रक होता है, और आरबीसी में या इरेथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता। तो ध्यान रखना है, बट इसका एक अपवाद है, ऊँट के रक्त में क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में भी हो सकता है, कभी कभी यकृत में भी होता है, और कभी कभी पलिया में भी होता है। तो ध्यान रखना है, बोन मैरो में भी हो सकता है, और लीवर में भी हो सकता है, और पलिया में भी हो सकता है। इसका जो जीवन काल है ये कितना होता है, 2 से 4 डेज। अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का जीवन काल था 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो है 2 से 4 दिन। और इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है रक्त में। तो ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, रक्त में। और इसका जो कार्य है, डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य काम है, ये इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, ये हमें रोगों से बचाता है, ठीक है। हमारी जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है उसे बढ़ाता है। तो जो भी रोग होते हैं ये उन्हें शरीर से होने से बचाता है, शरीर में लगने से बचाता है। नेक्स्ट देखो, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स के जो कार्य हैं वो क्या हैं, तो यह केवल, तो सबसे पहले ध्यान रखना है भाई, इनमें से जो ब्लड है, ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो मतलब और किसी अन्य जीव में भी पाए जा सकते हैं, बट जो प्लेटलेट्स हैं ये केवल मनुष्य में और स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों का मतलब है जो मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये केवल उन्हीं में पाए जाएंगे प्लेटलेट्स। और जो इसका निर्माण है वो कहाँ पे होता है, इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। तो तीनों का निर्माण ध्यान रखना है, इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा, और इसका यकृत में भी हो सकता है और पलिया में भी हो सकता है। और इसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितना है, 3 से 5 दिन। तो ये भी ध्यान रखना है, आरबीसी का जीवन काल कितना है, 20 to 120 डेज। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है आपका, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 डेज। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका जीवन काल कितना है, 3 to 5 डेज। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हैं, तो नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 20 to 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 डेज, और प्लेटलेट्स का 3 से 5 डेज। और इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, पलिया में। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होगी, पलिया में। और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, जो रक्त में जो थक्का जमता है, ठीक है, जब ब्लड मतलब निकलने लगता है तो कुछ टाइम बाद, 2 से 4 मिनट के बाद जो रक्त के ऊपर क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण। और एक रोग होता है आपका
हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, और जो सबसे पहली जो बीमारी है वो महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी। तो ध्यान रखना है, रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं जमता, हीमोफीलिया में नहीं जमता है। और रक्त को थक्का जमाने में सहायक कौन सी हैं, प्लेटलेट्स सहायक हैं। तो दोस्तों ये थे आज ब्लड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जानने हैं तो हमारी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।